तो हेलो फार्मा फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। तो बात करेंगे आज अपनी पैथो को लेकर। तो पैथो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको पता है हमारे कुछ टाइम से लेक्चर नहीं आ पा रहे थे। तो आपको रीज़न बता दूं कि मेरे कुछ एग्जाम चल रहे थे जिसकी वजह से मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। तो आई प्रॉमिस आपको आज से डेली लेक्चर मिलेंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। तो देखो, मैंने आपको अभी कुछ टाइम पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज डाली थी। अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को ही सोल्व करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइमिंग कम है और हम सिलेबस के चक्कर में रहेंगे तो वो हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही कवर करेंगे क्योंकि हमसे अक्सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो पूछ लिए जाते हैं। तो आई होप मैं आपको जितने क्वेश्चन कराऊंगा उसमें से सभी क्वेश्चन लगभग लगभग पूछे ही जाएंगे। आप बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, उन सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपकी अच्छी से अच्छी परसेंटेज बन जाएगी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आज डिस्कस करेंगे आज हम अस्थमा के बारे में, क्योंकि इससे पहले के जितने भी टॉपिक है वो सब मैंने पिछले लेक्चरों में कवर करा दिया है। अगर आपने इसकी वीडियोस नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में सभी वीडियो अवेलेबल है, आप जाकर चेक कर लें। तो चलिए बात करते हैं अपने अस्थमा को लेकर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अस्थमा का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो अक्सर ही हमसे पूछा जाता है कि अस्थमा के बारे में और हमारे इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक अस्थमा के बारे में। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है मेनली वो है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो देखो, रेस्पिरेटरी सिस्टम की डेफिनेशन हमसे जनरली 2 नंबर में अलग से पूछ ली जाती है। तो अस्थमा को पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है। तो देखो, द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज अ सेट ऑफ ऑर्गन दैट अलाउ ए पर्सन टू ब्रीथ। तो देखो क्या होता है यहाँ, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है इसमें क्या होता है, हमारे बहुत सारे ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। हमारे ऑर्गन का एक सेट होता है जो अलाउ होता है पर्सन पे ब्रीथ, सांस लेने के लिए हमारे एक पर्सन पे अलाउ होता है। ठीक है, दिस सिस्टम रेस्पॉन्सिबल फॉर इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड इन ह्यूमन। तो देखो, इस सिस्टम का वर्क क्या होता है। इस सिस्टम का जो वर्क होता है वो क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी से बाहर निकालना। तो देखो होता क्या है जनरली, तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो हमारी गैस वेस्टेड गैस होती है, ये उसको बाहर निकालता है और हमारी ऑक्सीजन जिसकी हमें ज़रूरत होती है तो इस सिस्टम के द्वारा हम अपने ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। ठीक है, तो द सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इनहेलिंग। इनहेलिंग मतलब होता है हमारा अंदर लेना। ठीक है, इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड इन ह्यूमन। तो इस सिस्टम का वर्क इतना ही होता है कि ये हमारे ऑक्सीजन को, जो हमारी गैसेज होती हैं हमारी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, उसका आदान प्रदान करना इस सिस्टम का वर्क होता है। मेनली ये रेस्पॉन्सिबल होता है हमारे गैसों के आदान प्रदान के लिए। ठीक है, तो आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो हमसे 2 नंबर में जनरली पूछ लिया जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। अब हम बात करेंगे अपने अस्थमा के बारे में क्योंकि हमारा मेनली टॉपिक है अस्थमा। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसको। अब बात करेंगे हम अस्थमा के बारे में कि हमारा अस्थमा होता क्या है। तो देखो, इससे पहले मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बताया था। तो ये हमारी अस्थमा जो होती है एक रेस्पिरेटरी सिस्टम की ही डिसीज होती है। जैसे हमें कोई सांस लेने में प्रॉब्लम वगैरह हो जाती है तो अस्थमा उससे रिलेटेड एक डिसीज होती है। तो अस्थमा क्या होता है, चलिए देखते हैं। अस्थमा इज ए कॉमन क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसीज ऑफ एयरवेज कैरेक्टराइज्ड बाय वेरिएबल एंड रिकरिंग सिम्टम्स। तो अस्थमा क्या होता है, अस्थमा एक हमारी कॉमन क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसीज होती है और किससे कैरेक्टराइज्ड होती है, हमारे एयरवेज होते हैं जो हमारे, जिससे हम, जैसे हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक हो गया, जैसे जिससे हम सांस लेते हैं, ठीक है, ये उससे कैरेक्टराइज होती है। और इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे रिकरिंग सिम्टम्स होते हैं, मतलब बार बार शो हो जाते हैं इसके सिम्टम्स। इसके सिम्टम्स हमें बार बार शो देखने को मिल जाते हैं। तो अस्थमा क्या होती है, हमारी क्रोनिक डिसीज है, लंबे समय के लिए होने वाली एक डिसीज है। ठीक, कॉमन सिम्टम्स इंक्लूड। तो देखो, अस्थमा के जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। वीजिंग, वीजिंग मतलब जो हमारी सांस साई की आवाज़ निकलती है, हमारे जब अचानक से सांस साई की आवाज़ आने लगती है, सांस लेने में दिक्कत जो होती है। नंबर 2 हमारे कफिंग, चेस्ट टाइटनेस एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। तो देखो, ये जो सिम्टम्स होते हैं ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं हमारे अस्थमा के। अगर ये सिम्टम्स आपको कहीं दिखते हैं तो आप अस्थमा के पेशेंट में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अस्थमा क्या है, हमारे कॉमन क्रोनिक डिसीज है और जिसके हमारे कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं, वीजनिंग, कफिंग, चेस्ट पेन, टाइटनेस एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। तो अस्थमा इज ए क्रोनिक लंग्स डिसीज अफेक्टेड पीपल ऑफ ओल्ड एज। तो क्या है, हमारी अस्थमा जो है एक हमारी क्रोनिक लंग्स डिसीज है, हमारे लंग्स से रिलेटेड डिसीज होती है क्योंकि हमारे जितने भी हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के ऑर्गन होते हैं, उतने हमारे जितने भी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन होते हैं उनसे रिलेटेड ये डिसीज होती है। और क्या होता है, ये हमारे जो अफेक्टिंग करती है ऑल एज के पीपल को करती है, सभी एज के पीपल को हो सकती है, ये मे भी बच्चों को भी हो सकती है किसी को, या फिर किसी ओल्ड एज पर्सन को हो सकती है। तो ये अस्थमा क्या होती है, हमारी ओल्ड एज के पीपल को अफेक्टेड करती है। तो आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं।
अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ अस्थमा के बारे में कि हमारा अस्थमा कितने टाइप्स का होता है। तो देखो अस्थमा को जो वेरियस कैटेगरी में हमारा डिवाइड किया गया है, हम सबके बारे में देखो यहाँ पे समझेंगे कि हमारे अस्थमा को कितनी कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। तो अगर नंबर 1 कैटेगरी की बात करें तो वो है हमारा एलर्जिक अस्थमा, जिसको हम जानते हैं एक्सट्रिंसिक अस्थमा के नाम से भी। नंबर 2 हमारा नॉन एलर्जिक अस्थमा, जिसको हम जानते हैं इंट्रिंसिक अस्थमा के नाम से। और नंबर 3 हमारा कफ वेरिएंट अस्थमा। नंबर 4 हमारा ऑक्यूपेशनल अस्थमा। नंबर 5 हमारा एक्सरसाइज इंक्लूड अस्थमा। और नंबर 8 हमारा मेडिएशन इंक्लूड अस्थमा। तो देखो इतने टाइप्स में हमारे हमारे देखो इतने टाइप्स में हमारे अस्थमा को डिवाइड किया गया है। पर जनरली जो हमारा मेनली 2 टाइप्स में अस्थमा डिवाइडेड होता है। नंबर 1 हमारा एलर्जिक अस्थमा और नंबर 2 हमारा नॉन एलर्जिक अस्थमा, तो जिसको हम जानते हैं एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक अस्थमा के नाम से भी। तो हमारी मेनली 2 कैटेगरी होती है यहाँ पे। तो हम इन 2 कैटेगरी को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बाकी आप एग्जाम में अगर इसको लिख देंगे तो भी आपको काम चल जाएगा। पर हमें यहाँ पे दो ही कैटेगरी के बारे में डिस्कस करना है, क्योंकि हमारे यहाँ पे 2 मेन कैटेगरी होती है। तो चलिए नंबर 1 की बात कर लेते हैं कि एलर्जिक अस्थमा होता क्या है। तो अब बात करेंगे हम एलर्जिक अस्थमा, जिसको हम जानते हैं एक्सट्रिंसिक अस्थमा के नाम से भी, ठीक है। तो देखो ये क्या होता है हमारा, इट इज आल्सो नोन एज एक्सट्रिंसिक अस्थमा। तो इस अस्थमा को जो जानते हैं हम जानते हैं एक्सट्रिंसिक अस्थमा के नाम से भी जानते हैं। डिफिकल्ट टू ब्रीथ, तो इसमें देखो होता क्या है, हमें सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी आती है, कठिनाई आती है। एलर्जिक अस्थमा इज ए क्रॉनिक कंडीशन वेयर लंग्स बिकम इन्फ्लामेड। तो इसमें देखो क्या होता है, हमारी जो एलर्जिक अस्थमा होती है ये एक हमारी क्रॉनिक कंडीशन होती है, लंबे समय के लिए हमारी कंडीशन होती है। इसमें क्या होता है, हमारे लंग्स जो होते हैं बिकम इन्फ्लामेड। इसमें क्या होता है, हमारे लंग्स जो है वो सूज जाते हैं, हमारे लंग्स में सूजन आ जाती है, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे कि हमारे इसको एक्सट्रिंसिक अस्थमा के नाम से जानते हैं। और क्या होता है, इसमें कठिनाई होती है हमें सांस लेने में। और हमारा एलर्जिक अस्थमा क्या होता है, क्रोनिक कंडीशन होती है, जिसमें हमारे लंग्स जो हो जाते हैं वो सूज जाते हैं। तो आई होप आप इस एलर्जिक अस्थमा को अच्छे से समझ गए होंगे। बात करेंगे नॉन एलर्जिक अस्थमा के बारे में। अब बात करेंगे नॉन एलर्जिक अस्थमा के बारे में कि नॉन एलर्जिक अस्थमा होता क्या है। तो इट इज आल्सो नोन एज इंट्रिंसिक अस्थमा। इस अस्थमा को जानते हैं हम इंट्रिंसिक अस्थमा के नाम से। इट इज नॉट कॉज्ड बाय एन एलर्जन। तो देखो हमारा एलर्जिक अस्थमा जो होता है वो एक एलर्जन के कारण कॉज होता है, जबकि हमारा एक एलर्जन के कारण कॉज नहीं होता। चलिए देख लेते हैं कि इसके मोस्ट कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं। तो देखो इसके मोस्ट कॉमन सिम्टम्स या साइन जो होते हैं वो होते हैं हमारे कफिंग स्पेशली नाइट, मतलब रात के समय में स्पेशली हमारे खांसी की दिक्कत होना। ड्यूरिंग एक्सरसाइज, हमारी एक्सरसाइज के समय, या फिर क्या होगा जब हम व्हेन लाफिंग, जब हम हंसते समय ये इसके सिम्टम्स दिखाई देंगे हमें इंट्रिंसिक या हमारे नॉन एलर्जिक अस्थमा के। तो मेनली हमारी 2 ही कैटेगरी होती है अस्थमा की, और आप बाकी मैंने आपको और कैटेगरी भी बता दी हैं। तो आप इन 2 कैटेगरी को अच्छे से याद रखें। अब बात करेंगे इसके नेक्स्ट साइन और सिम्टम्स के बारे में। सिम्टम्स के बारे में कि इसके साइन, हमारे लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में पंखे उखड़ना, मतलब हमें सांस लेने में दिक्कत होना, ठीक है। नंबर 2 हमारा चेस्ट पेन, सीने में दर्द। नंबर 3 हमारा वीजिंग एक्सहेलिंग। नंबर नेक्स्ट हमारा कफिंग और इंक्रीज डिफिकल्ट ब्रीथिंग, हमें खांसी होगी और हमारे क्या होगा, सांस लेने में हमारे बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी। नंबर नेक्स्ट हमारा एंग्जाइटी, चिड़चिड़ापन। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं हमारे अस्थमा के। तो आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो अब बात करेंगे कॉजेज ऑफ अस्थमा के बारे में कि हमारे अस्थमा किस किस कारण से कॉज हो सकता है। तो देखो वेरियस कॉज इंक्लूडेड, यहाँ पे बहुत सारे कॉज होते हैं हमारे अस्थमा कॉज होने के। पर देखो मेनली हम जो हमारे बहुत महत्वपूर्ण कॉज होते हैं हम उसी को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो नंबर 1 कॉज होता है हमारा एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन आप सभी लोग जानते हैं, जो हमारे वायु या एयर जिसको आप बोलते हैं इंग्लिश में, एयर के द्वारा हमारे क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर कुछ हमारे पार्टिकल वगैरह आ जाते हैं, तो उससे अस्थमा कॉज हो सकता है। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। मैनी थिंग्स आउटसाइड कैन कॉज अस्थमा। तो मतलब हमारी बहुत सारी थिंग्स है जो हमारे अंदर जाके अस्थमा कॉज कर सकती हैं। एयर पोल्यूशन इंक्लूड गैसेस, स्मोक, हार्मफुल डस्ट एक्सेट्रा। तो देखो एयर पोल्यूशन के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, मान लो हमारे कुछ बहुत सारी हानिकारक गैसें होती है, जैसे हमारे नाइट्रोजन, या फिर बहुत सारी हमारी जैसे कि हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड, जितनी भी हमारी हार्मफुल गैसेज होती हैं। स्मोक, जैसे हमारे कोई स्मोकिंग वाला पर्सन है वो हमारा क्या करता है, वो धुआं निकालता है, तो जैसे वो धुआं हमारे अंदर चला जाता है। या फिर कोई हार्मफुल डस्ट, जैसे कोई डस्ट के पार्टिकल उड़ते हुए हमारे बॉडी के अंदर एंटर हो जाए, तो ये सभी कोज जो होते हैं हमारे, कभी ये सभी चीज़ें क्या कोज कर सकती हैं, हमारे अस्थमा कोज कर सकती हैं। तो एयर पोल्यूशन के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, गैसेस, स्मोक, हार्मफुल डस्ट एक्सेट्रा। अब बात करेंगे नेक्स्ट। तो देखो डस्ट माइट्स। तो देखो डस्ट माइट्स क्या होता है, डस्ट माइट्स मतलब होते हैं जो हमारे अस्थमा के लिए, ये भी हमारे रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ये अस्थमा कोज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे डस्ट माइट्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट।
बात करते हैं नेक्स्ट, तो क्या है हमारा तंबाकू स्मोक, मतलब जो हम तंबाकू वगैरह खाते हैं वो क्या कॉज कर सकता है, वो भी अस्थमा हमारे कॉज कर सकता है। ये हमारा रेस्पॉन्सिबल होता है अस्थमा कॉज करने के लिए। नेक्स्ट हमारा इन्वायरमेंट चेंजेस, तो देखो इन्वायरमेंटल फैक्टर सच एज पोल्यूशन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, कोल्ड टेम्परेचर आल्सो नोन एज ट्रिगर अस्थमा। मतलब देखो क्या क्या होता है इसमें, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं जैसे हमारा पोल्यूशन या फिर सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या ओजोन, कोल्ड सर्दी, या टेम्परेचर, ये क्या होते हैं, ये सब हमारे कॉजेज होते हैं, अस्थमा कॉज कर सकते हैं ये जितनी भी चीज़ें होती हैं। तो आई होप आप इसके कॉजेज को भी अच्छे से समझ गए होंगे। अब बात करेंगे इसके पैथोफिजियोलॉजी और डायग्नोसिस के बारे में, क्योंकि हमसे जनरली 10 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है और हमको इसको ज़्यादा कंटेंट में देना होगा। तो चलिए आगे बात करते हैं इसको। अब बात करेंगे इसको डायग्नोसिस के बारे में कि इसको ठीक कैसे कर सकते हैं हम। ट्रीटमेंट जो होता है हमारा अस्थमा का क्या होता है, इसको हम बोलते हैं डायग्नोसिस। तो देखो जब हम इसको डायग्नोसिस क्या करेंगे, तो जब हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर क्या करेगा, हमारा एक फिजिकल टेस्ट लेगा और उस फिजिकल टेस्ट के बारे में वो क्या करेगा, वो हमें डायग्नोस करेगा अस्थमा के बारे में कि हमें क्या क्या आगे करना है। तो देखो क्या है, टू डायग्नोस अस्थमा, अस्थमा को डायग्नोस करने के लिए हमारा जो डॉक्टर होगा वो क्या करेगा, हमारी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में हमसे पूछेगा कि मतलब हमें क्या क्या हमें इसके सिम्टम्स दिखाई दिए हैं, वो हमसे कुछ ऐसा पूछेगा और हमसे क्या करेगा, एक फिजिकल एग्जाम लेगा। और उस फिजिकल एग्जाम में क्या होगा, जब हम उस फिजिकल टेस्ट को हम क्या करेंगे, उस फिजिकल टेस्ट को हम अटेम्प्ट करेंगे तो क्या होगा, उसको पता चल जाएगा कि हमारे अस्थमा के सिम्टम्स दिख रहे हैं। फिर क्या करेगा, वो हमें क्या बोलेगा, हमको कुछ टेस्ट कराने को बोलेगा कि कौन कौन से टेस्ट इंक्लूड है उसमें। देखो जैसे कि पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, ईसीजी, एक्सरे और सीटी स्कैन। तो ये हमें कुछ टेस्ट कराने को बोलेगा जिससे ये पता लगा लेगा कि हमारे अस्थमा है और इसको हैंडल करेगा वो कैसे भी करेगा। तो सबसे पहले हमें हमारा एक फिजिकल टेस्ट लेगा और फिजिकल टेस्ट को हम के बाद हमें ये डायग्नोस्ट करेगा, ये कुछ टेस्ट कराने के बाद डायग्नोस्ट करेगा कि इसको कैसे ट्रीट करना है। तो चलिए अब लास्ट में बात कर लेते हैं हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी की, क्योंकि हमसे इसकी पैथोफिजियोलॉजी पूछ ली जाती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं उसके बारे में। तो बात करेंगे हम पैथोफिजियोलॉजी के बारे में कि इसकी कैसे डेवलप होती है हमारी डिसीज। तो ड्यू टू कोजिंग फैक्टर लाइक एलर्जेंस, पोल्यूशन और वायरल इन्फेक्शन। तो देखो इसमें क्या होता है हमारा, जैसे कि कोई कोजिंग फैक्टर जैसे कि एलर्जेंस हो गया, पोल्यूशन हो गया या वायरल इन्फेक्शन, इनके कारण क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सिस्टम। तो देखो जब ये हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर जाएंगे तो क्या होगा, हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है, जो हमारी डिसीज से लड़ता है, वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। जब वो एक्टिवेट हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, हमारा रिलीज ऑफ इंफ्लामेटरी मेडिएटर, कुछ हमारे इंफ्लामेटरी मेडिएटर रिलीज होंगे जो क्या करेंगे, इसको हमारा जो एलर्जेंस आया है, जो भी हमारा वायरल इन्फेक्शन कुछ किसी भी कारण से कोजिंग फैक्टर आया, उसको क्या करेंगे, वो उसको मारने के लिए केमिकल रिलीज करेंगे हमारे जो इंफ्लामेटरी मेडिएटर होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जब वो रिलीज करेंगे तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकोसल लाइनिंग ऑफ एयरवेज। तो हमारी म्यूकोसल लाइनिंग जो होती है एयरवेज की, उस पर क्या होगा, हमारे इन्फ्लामेशन आ जाएगा, सूजन आ जाएगी, क्योंकि जब वो हमारे इन्फ्लामेटरी एजेंट को मारेंगे, इन्फ्लामेटरी मेडिएटर, तो क्या होगा, हमारे वहाँ पे इन्फ्लामेशन कॉज हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा नेक्स्ट हमारा, फिर होगा हमारा टर्बुलेंट एयर फ्लो, टर्बुलेंट होगा हमारे एयर फ्लो का, टर्बुलेंट होगा। ठीक है, उसके लास्ट में क्या होगा, हमारा सिम्टम्स लाइक वीजिंग एंड कफ, हमारे कुछ सिम्टम्स होने लगेंगे जो हमारे सिम्टम्स होते हैं हमारे अस्थमा के। तो उसके बाद हमें क्या कॉज हो जाएगा, अस्थमा कॉज हो जाएगा। तो आई होप आप इसकी पैथोफिजियोलॉजी को भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।